आजकल के टाइम में सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं पैसे से रिलेटेड, वो सारे एप्स पे होते हैं ज्यादातर। पेटीएम हो गया आपका, गूगल पे, फोन पे, एप्पल पे, Amazon, मतलब इतने सारे एप्स आ गए हैं कि जनरली लोगों को बैंक जाने की जरूरत बहुत कम हो गई है। पर पैसे का ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक के चेक्स बहुत यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर चेक्स की बात ये होती है कि जनरली वो तब यूज किए जाते हैं जब ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा हो। मतलब आपको किसी को अगर लाखों करोड़ों रुपए पे करने हैं तो जनरली आप चेक ही दोगे, या फिर चेक यूज होते हैं ऑफिशियल कामों के लिए। और आपको शायद बात रियलाइज ना हो, बट नीचे जो चेक के नंबर होते हैं, अगर उन नंबर्स में यहां वहां थोड़ा भी हेर फेर हो गया तो वो चेक गलत हो सकता है, वो बाउंस हो सकता है, और वो एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, वो एक क्राइम हो सकता है। आज की वीडियो में आपको मैं एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनाऊंगा जिसने बहुत छोटे एज में चेक्स के इन नंबर्स के साथ छेड़खानी की और पूरे के पूरे चेक को ही नकली बना दिया, चेक को पूरा फोर्ज कर दिया और फिर उस पर साइन किया, और उन चेक्स की बदौलत उसने बहुत पैसे कमाए, बहुत फ्रॉड किया। इस इंसान की रियल कहानी के ऊपर एक बुक लिखी गई जो उसी इंसान ने लिखी थी, फिर उसके ऊपर एक पिक्चर बनी, उस पिक्चर का नाम है कैच मी इफ यू कैन, और उसमें मेन किरदार में आपको नजर आएंगे डिकैप्रियो और टॉम हैंक्स। तो पहले मैं आपको इस पिक्चर की मेन कहानी सुनाऊंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस पिक्चर की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी कैसी है, मतलब जो इस पिक्चर में दिखाया है वो कितना सही है, कितना गलत। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पिक्चर में मेरे फेवरेट सीन कौन कौन से हैं और मैंने पर्सनली इस पिक्चर से क्या सीखा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, या आपको जनरली हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और आपको फैक्ट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां जानना अच्छा लगता है, तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक सामने है और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। कहानी शुरू होती है अमेरिका में एक 16 साल के टीनेजर से जिसका नाम है फ्रैंक एबेगनेल जूनियर। इसके माता पिता इसे बहुत प्यार करते हैं, बट उनमें आपस में कुछ सही नहीं चल रहा है और अब वो डिवोर्स ले रहे हैं। फ्रैंक जब देखता है कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं तो वो इस बात से बहुत परेशान होता है और वो घर छोड़ के भाग जाता है। अब वो 16 साल का बच्चा है, उसके पास कोई कमाई नहीं है, कोई रहने का ठिकाना नहीं है, घर से भाग तो गया, बट अब वो करे क्या? तो वो छोटी छोटी चोरी से शुरू करता है। पहले वो बैंक में जाता है और कुछ नकली चेक दिखाता है और कहता है कि मुझे अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं, मुझे कुछ इमरजेंसी है, तबीयत खराब है। बट वो देख रहा था कि उसको उस काम में सक्सेस नहीं मिल रही थी, लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा लग रहा था। एक दिन वो ऐसे ही बैंक से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि गाड़ी से एक एयरलाइन पायलट निकला और वो पायलट एकदम ग्लैमरस लग रहा है, उसके आसपास लोग उसके आसपास घूम रहे हैं, उसके पास छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं ऑटोग्राफ साइन करवाने के लिए। तो उसको लगा कि ये लाइफ मस्त है, सब इसको इतना भाव दे रहे हैं और कितना स्मार्ट लगता है आदमी। तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एयरलाइन पायलट बनूं। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर एक नॉर्मल इंसान को एयरलाइन पायलट बनना है तो क्या करेगा? वो देखेगा कि उसको क्या क्या पढ़ाई करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके हिसाब से काम करेगा। पर फ्रैंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सीधा गया पैन एम के ऑफिस में। पैन एम वहां की एक बहुत बड़ी एयरलाइन कंपनी थी उस समय। वहां पे गया और उसने बोला कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे पायलट्स की लाइफ के ऊपर एक पेपर लिखना है, तो उसके लिए मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक सीनियर एम्प्लॉय को फ्रैंक के साथ बैठा दिया। फ्रैंक ने उस आदमी के साथ बैठ के पायलट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली, और ये वो इंफॉर्मेशन थी जिस इंफॉर्मेशन की उसको जरूरत पड़ती जब वो एक्चुअली पायलट बनने का नाटक करता। वहां से सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद वो सीधे दुकान में गया, उसने कहा कि मैं एक एयरलाइन पायलट हूं। वहां से उसने यूनिफॉर्म भी खरीद ली और अब उसने नकली चेक बनाने शुरू किए। वो एक नकली चेक बनाता था, उसके ऊपर खिलौनों से पैन एम का लोगो निकाल के वहां चिपकाता था, साइन मारता था, एकदम टाइपराइटर से लिख के ऐसा लगता था कि वो असली पेरोल चेक है, असली सैलरी वाला चेक है। और इस तरह अब फ्रैंक बन गया एक नकली पैन एम का पायलट। और फिर जो उसकी लाइफ में ग्लैमर आया है, लोग उसको रुक रुक के देखते थे, उसको भाव मिलने लगा कि यार ये क्या स्मार्ट लग रहा है। बच्चे उसके पास आने लगे ऑटोग्राफ लेने के लिए, और वो बहुत जगहों पे घूमा, बहुत डिफरेंट कंट्रीज में गया नकली सब बना बना के, और यहां तक कि होटल्स में रहता था, वहीं पे सब जगह नकली चेक दे के उसने खूब ऐश किया। जब फ्रैंक के चर्चे बहुत बढ़ने लगे तब यहां पे इन्वॉल्व हो गया एफबीआई। और एफबीआई में जिस इंसान को ये केस मिला उसका नाम था कार्ल हेनरेटी। इस पिक्चर में कार्ल का रोल टॉम हैंक्स ने किया है। हेनरेटी को फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन थी और उसने पहले इस फील्ड में काम किया था। तो जब उसको फ्रैंक के बारे में पता चलता है तो वो अपना दिमाग लगा के इन्वेस्टिगेशन करके फाइनली उस होटल में पहुंच जाता है जहां पे फ्रैंक ठहरा हुआ था। और उस समय फ्रैंक भी अपने कमरे में ही था। हेनरेटी कमरे के अंदर घुसता है और देखता है कि यहां पे कोई भी नहीं है, और तभी अचानक से वॉशरूम से फ्रैंक निकलता है। परंतु फ्रैंक बिल्कुल भी नहीं घबराता है।
वो बाहर आता है और बहुत कैजुअली हेनरिएटा से बात करता है, अरे तुम आ गए। अब हेनरिएटा को तो पता था कि इस रूम के अंदर फ्रैंक ही है, तो जैसे वो देखता है कि वॉशरूम से फ्रैंक निकला, तुरंत हेनरिएटा अपनी गन निकाल लेता है और बोलता है कि तुम कौन हो। तो फ्रैंक कहता है कि मैं भी एक पुलिस वाला हूं और मेरा नाम है बैरी एलन। और वो कहता है कि मैंने फ्रैंक को तुमसे पहले पकड़ लिया, मैं इस रूम में तुमसे पहले आया हूं, मैंने अपने साथी के साथ फ्रैंक को नीचे भेज दिया है और तुम बस 2 मिनट से लेट हो गए, नहीं तो तुम पहले फ्रैंक को पकड़ लेते, बट सॉरी मैंने पकड़ लिया पहले उसको। हेनरिएटा को इस बात पे विश्वास नहीं होता है, तो वो फ्रैंक को कहता है कि तुम मुझे अपना कुछ आइडेंटिफिकेशन दिखाओ, मैं कैसे मान लूं कि तुम ये पुलिस वाले हो। तो फ्रैंक क्या कहता है, वो कहता है कि ये लो मेरा वॉलेट, तुम पूरा मेरा वॉलेट अपने पास रखो। और इस तरह फ्रैंक हेनरिएटा को उसके सामने बेवकूफ बना के निकल जाता है। इस बात से ऑब्वियसली हेनरिएटा की खूब बेइज्जती होती है, उसको बहुत एम्बैरेसमेंट होता है कि कैसे एक क्रिमिनल उसके सामने से निकल गया। इसके बाद फ्रैंक एक हॉस्पिटल में जाता है, वहां पे एक लड़की से बात करता है और बात करते करते उसको रियलाइज होता है कि क्यों ना मैं वो एक डॉक्टर बन जाऊं। तो वो नकली डॉक्यूमेंट्स बनाता है और उस हॉस्पिटल में जाके एज अ सीनियर डॉक्टर अप्लाई करता है। जिस इंसान की एज 20 साल भी नहीं थी, अब वो एयरलाइन पायलट से रिटायर होके एक नकली डॉक्टर बन गया और इतने सीनियर डॉक्टर सब उसके अंडर होते हैं। उस हॉस्पिटल में उसको एक लड़की मिलती है, उस लड़की से उसको प्यार हो जाता है। फिर फ्रैंक उस लड़की के घर पे जाता है, उसके पेरेंट्स से मिलता है और उसके पापा जो थे लड़की के, वो एक बहुत बड़े लॉयर थे। तो फ्रैंक ये कह देता है कि मैं भी एक लॉयर हूं और फिर वो लॉयर के नकली कागज बना के अपने आप को लॉयर बना लेता है। पर इस सब के दौरान हेनरिएटा लगातार फ्रैंक का पीछा कर रहा था और उसको पता चल जाता है कि वो यहां रह रहा है एक नकली लॉयर बनके। तो जिस दिन उनकी एंगेजमेंट की पार्टी थी, उस दिन हेनरिएटा उस लड़की के घर पे आ जाता है फ्रैंक को पकड़ने के लिए। फ्रैंक देख लेता है कि हेनरिएटा यहाँ पे आ गया और वो तुरंत वहां से भाग जाता है। उस जगह से निकलने के लिए फ्रैंक को फ्लाइट पकड़नी थी और ये बात हेनरिएटा जानता था। वो उस शहर के एयरपोर्ट पे बहुत सारे FBI के एजेंट्स और लोकल पुलिसमैन को फैला देता है और वो कहते हैं कि यहाँ पे जैसे ही फ्रैंक आए उसको हमको पकड़ लेना है। फ्रैंक ये बात समझ जाता है कि मुझे पकड़ने के लिए वहां पे पुलिस रहेगी, तो अब वो क्या करता है, नॉर्मल इंसान सोचेगा कि मैं बहुत छुप छुप के किसी तरह से निकल जाऊं, पर फ्रैंक ऐसा नहीं करता है। वो नॉर्मल इंसान नहीं था, वो फिर से एयरलाइन पायलट बनता है और जितने भी लोकल कॉलेजेस थे उनको फोन करता है और कहता है कि तुम्हारे कॉलेजेस में पैन एम का रिक्रूटमेंट होने वाला है और मैं पर्सनली आके पैन एम की तरफ से एयर होस्टेस का रिक्रूटमेंट करूंगा। इस तरह कॉलेजेस में जाके वो नकली रिक्रूटमेंट करता है, बहुत सारी लड़कियों को एयर होस्टेस के रोल में रिक्रूट कर लेता है और वो इन 7-8 लड़कियों के बीच में उनको लेके एयरपोर्ट पे जाता है। वहां सारे पुलिसमैन थे पर वो इन सुंदर लड़कियों को देख के ऐसे मतलब भरमा जाते हैं और उन्हीं के बीच में फ्रैंक था, बट कोई भी उस पायलट पे ध्यान नहीं देता है, सब उन लड़कियों को देखते रह जाते हैं। और वहां से सीधा सारी पुलिस वालों की नजरों के सामने से फ्रैंक एक बार फिर निकल जाता है। फ्रैंक और हेनरिएटा की इस तरह से धरपकड़ चलती रहती है, बट फाइनली हेनरिएटा फ्रैंक को पकड़ लेता है। पर वो पकड़ा जाता है फ्रांस में और अब फ्रांस की पुलिस फ्रैंक को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद हेनरिएटा बहुत सारा पेपर वर्क करता है और फ्रेंच पुलिस से निकाल के फ्रैंक को अमेरिका में ले आता है। फ्रैंक जिस प्लेन में था, जब वो प्लेन अमेरिका में लैंड करता है तो लैंड करते ही फिर से फ्रैंक प्लेन से भाग जाता है। एक्चुअली हेनरिएटा ने प्लेन में फ्रैंक को बता दिया था कि उसके पापा की डेथ हो गई है, तो जैसे ही प्लेन लैंड करता है वो भाग के वहां से निकल जाता है और जाता है अपनी माँ के घर पे और वहां देखता है कि उसकी माँ ने एक दूसरी शादी कर ली है और उसकी माँ का अब एक बच्चा भी है। तो वो जब वहां पे वो देख रहा होता है तो फिर से फ्रैंक को हेनरिएटा अरेस्ट कर लेता है। अब फाइनली फ्रैंक को अमेरिका के एक जेल में रख दिया जाता है। जेल में जब हेनरिएटा उससे मिलने के लिए आता है तो हेनरिएटा फ्रैंक को बताता है कि वो एक फ्रॉड केस पे काम कर रहा है जिसमें कोई इंसान है जो चेक को ऐसे ही नकली चेक बना के बहुत पैसे कमा रहा है। तो फ्रैंक कहता है कि शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊं और जब जैसे ही फ्रैंक उस नकली चेक को देखता है वो तुरंत बता देता है कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको हेल्प करता है। तो हेनरिएटा को ये बात रियलाइज होती है कि यार इस बंदे में टैलेंट तो बहुत है। तो वो क्या करता है, वो अपने सुपीरियर ऑफिसर से बात करके ये जुगाड़ लगाता है कि फ्रैंक को हम जेल से निकाल लेंगे पर उसको अपना जितना भी बाकी का उसका टर्म है, जितना भी उसकी सजा है, वो FBI के ऑफिस में काम करेगा और हमारी हेल्प करेगा ऐसे ही फ्रॉडस्टर्स को पकड़ने के लिए। फ्रैंक इस ऑफर को मान लेता है, पर जब वो ऑफिस में आता है काम करने के लिए तो वो देखता है कि यार यहाँ पे इतना काम करना पड़ रहा है, बोरिंग लाइफ है। उसने कितनी अच्छी और कितनी ग्लैमरस लाइफ देखी है। तो वो एक दिन एकदम बोर हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि मैं फिर से भाग जाऊंगा। और पायलट की यूनिफॉर्म पहन के जब वो एयरपोर्ट से भागने की कोशिश कर रहा था तभी हेनरिएटा उसके पास आता है और कहता है कि अब मैं तुझे पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, अगर तुझे भागना है तो तू भाग जा, तू फिर से पकड़ा जाएगा और इस बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और अगर तुमको अपना फ्रीडम प्यारा है तो मैं तुमको रोकने की कोशिश नहीं करूंगा, पर मुझे पता है कि तुम खुद वापस आओगे। और अगले दिन वापस
फ्रैंक ऑफिस में आता है और इस तरह से फ्रैंक अपनी सारी सजा FBI ऑफिस में काम करके निकालता है। ये मूवी फ्रैंक एबेगनेल जूनियर की रियल लाइफ पे आधारित है। फ्रैंक ने एक बुक लिखी थी 1980 में। उस बुक का भी नाम था कैच मी इफ यू कैन। मैंने वो बुक भी पढ़ी है और मुझे पर्सनली वो बुक इस मूवी से ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इस मूवी ने फ्रैंक ने बहुत सारी डिटेल बताई है और बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो पिक्चर में बिल्कुल दिखाई नहीं गई। पिक्चर बहुत छोटी होती है तो उसमें आप इतने सारे डिटेल नहीं दिखा सकते, बट बुक पढ़ने का यही फायदा होता है। अगर आप वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इस मूवी की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में बात की जाए तो फ्रैंक ने कहा है कि इस मूवी में ज्यादातर चीजें जो दिखाई हैं वो सही है, बट कुछ चीजों को बहुत एग्जैजरेट कर दिया गया है ताकि थोड़ा ड्रामेटिक लगे, थोड़ा एंटरटेनिंग लगे ऑडियंस को। अब जैसे कि इस मूवी में दिखाया है कि फ्रैंक जब घर से भाग जाता है तो बार बार अपने पापा के पास आता था उनसे मिलने के लिए और उनको बताने के लिए कि वो पायलट बन गया है, लॉयर बन गया है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था। फ्रैंक ये कहते हैं कि जब वो घर से भाग गए थे तो उसके बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया था, तो इस वजह से वो अपने फादर से बाद में मिल ही नहीं पाए कभी। दूसरी चीज ये है कि इस मूवी में दिखाया है कि FBI के लिए कार्ल हेनरेटी फ्रैंक को पकड़ता है और पूरे टाइम फ्रैंक के पीछे यही एक एजेंट काम कर रहा था। रियलिटी में ऐसा नहीं था। फ्रैंक के पीछे 2-3 एजेंट लगे थे FBI के, बट जिस एजेंट ने सबसे ज्यादा काम किया उसी एजेंट ने फाइनली फ्रैंक को पकड़ा था और वही एजेंट था जो अपने मरने के टाइम तक फ्रैंक के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इस पिक्चर में अलग तरह से दिखाई है। इस मूवी में दिखाया है कि फ्रैंक को हेनरेटी अरेस्ट करता है जब वो फ्रांस में होता है। रियलिटी में उसको फ्रांस में अरेस्ट किया गया था, बट उसको तब अरेस्ट किया गया जब वहां पे एक लड़की थी जिसने फ्रैंक को देख लिया और उसको पहचान लिया। क्यों? क्योंकि फ्रैंक ने इस लड़की को पास्ट में डेट किया था, तो फ्रैंक को देखते ही उस लड़की ने तुरंत पुलिस को फोन किया और फ्रेंच पुलिस ने आके फ्रैंक को पकड़ लिया था। एक और चीज इस पिक्चर में दिखाई है वो ये है कि फ्रैंक को दिखाया है कि प्लेन में जब वो होता है तो वो टॉयलेट से बाहर निकल के भाग जाता है, बट रियलिटी में फ्रैंक कहते हैं कि उन्होंने प्लेन के अंदर जो किचन की गैली होती है जिसके अंदर से सामान पैसेंजर्स को दिया जाता है खाने के लिए, वहां से वो भागे थे। फ्रैंक का खुद भी ये कहना है कि इस पिक्चर में कुछ चीजों को बहुत एक्सैजरेट कर दिया गया है, बट ज्यादातर इस पिक्चर में जो चीजें दिखाई गई हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। फ्रैंक एबेगनेल जूनियर ने अपनी सारी सजा कंप्लीट की FBI के साथ और उसके बाद उन्होंने अपना एक प्राइवेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी फर्म खोला और ये फर्म क्या करता है, ऐसे चेक्स बनाने में मदद करता है जिसको आप फोर्ज ना कर सको। उसके अलावा ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को हर तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाने की कोशिश करती है। तो देखिए, जिस टैलेंट को यूज करके फ्रैंक ने इतनी चोरियां की, इतनी फोर्जरी की और फाइनली उनको सजा भी हुई, उसी टैलेंट को दूसरी तरह इस्तेमाल करके उन्होंने आज इतना बड़ा बिजनेस बना लिया है। फ्रैंक आज भी अमेरिका में रहते हैं, उनके 3 बच्चे हैं और उनका सबसे बड़ा बेटा जो है, क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो क्या काम करता है? वो एक FBI एजेंट है। ओवरऑल ये मूवी काफी एंटरटेनिंग है। मैं इस मूवी को स्कोर दूंगा 8 आउट ऑफ 10। अगर आपको पिक्चर अच्छी लगी है तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि इस बुक को पढ़िए, क्योंकि इस बुक में बहुत सारे और डिटेल्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट हैं जो इस पिक्चर में नहीं दिखाए गए और वो इंसिडेंट्स बहुत ही मजेदार हैं पढ़ने के लिए। अगर आप उस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो उस बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब बात करते हैं इस मूवी में मेरे फेवरेट सीन्स की। सबसे ज्यादा इस मूवी का जो सीन मुझे पसंद आया वो सीन था जब हेनरेटी होटल में आ जाता है, फ्रैंक वहां पे होता है, बट सामने से ही फ्रैंक हेनरेटी को चकमा देके निकल जाता है। ऐसा कुछ करने के लिए आपके अंदर बहुत हिम्मत तो होनी चाहिए, बट बहुत अकल भी होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी पुलिस वाले के सामने खड़े हो, नॉर्मल इंसान ऐसे डर जाता है, स्पेशली जब वो उसने क्राइम किया होता है। पर फ्रैंक बिल्कुल भी नहीं घबराया और हेनरेटी जो इतना एक्सपीरियंस था, इतना स्मार्ट था, उसको बेवकूफ बना के वहां से निकल गया। दूसरा एक सीन है इस पिक्चर में, जब फ्रैंक जब नकली डॉक्टर बना होता है तो उसके पास एक पेशेंट आता है, तो उस पेशेंट का इलाज तो करना उसको आता नहीं था, तो जो उसके पास जूनियर डॉक्टर्स थे वो एक डॉक्टर से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि हमको क्या करना चाहिए। जो वो आंसर डॉक्टर देता है वो दूसरे डॉक्टर से बोलता है कि क्या आपको लगता है कि सही कह रहा है, डू यू कंकर। और इस तरह से वो बिना कुछ किए आपस में इन्हीं लोगों से आंसर करवा के उनको प्रॉब्लम दे के वहां से निकल जाता है। फ्रैंक ने अपनी बुक में भी कहा है कि उनको लोगों को धोखा देने में आसानी इसलिए होती थी क्योंकि वो बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे और अपने आप को बहुत मेंटेन रखते थे। इस वजह से लोगों को लगता था कि यार ये सच में अमीर होगा या सच में इसके पास बहुत पैसा होगा, और लोग उनके ऊपर डाउट नहीं करते। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने पर्सनली इस पिक्चर से क्या सीखा। मैं हमेशा से ये बात मानता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हो उस फील्ड में आप एकदम परफेक्ट होने चाहिए, आप बिल्कुल एक्सपर्ट होने चाहिए। हाँ, ये बात है कि परफेक्शन हासिल करना आसान नहीं होता, पर आपकी कोशिश हमेशा वही रहनी चाहिए कि आपको सबसे अच्छा होना है, आपको बेस्ट होना है। देखिए, 3 इडियट्स मूवी में भी एक डायलॉग है कि आप काबिलियत का पीछा करो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आती है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप अपने फील्ड में बेस्ट हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं,
तो आपको कभी भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी, आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। फ्रैंक एबेगनेल की कहानी भी बिल्कुल यही सिखाती है। जिस टैलेंट को यूज करके फ्रैंक ने इतने गलत काम किए और से पैसा कमाया, उसी टैलेंट को जब उसने सही तरह से इस्तेमाल किया तो ना सिर्फ उसने एफबीआई की हेल्प की, बट अपने लिए भी इतना बड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी फर्म खोला और आज की तारीख में फ्रैंक एबेगनेल जूनियर एक मिलियनेयर है। अगर आप ऐसे ही और रियल लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।